दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। समकालीन कलाकारों की ऑडियो सीरीज का यह 7वां अंक प्रस्तुत है और आज हम चर्चा करेंगे लोक परंपरा के आधुनिक कलाकार यामिनी राय के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पूरा वीडियो सुनने और देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से इसे देख रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं यामिनी राय के बारे में। भारतीय कला जगत में सृजन के नए आयामों की संभावनाओं को दिशा देने वाले यामिनी राय का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कलाकार ने पश्चिम की तकनीक से परेशान हुए बगैर, आक्रांत हुए बगैर स्थानीय तत्वों को अपनी कला का विषय बनाया। अपनी सृजनात्मकता को स्थानीय रंग देकर यामिनी राय ने उन प्रयत्नों को सफल बनाया जो हमारी अस्मिता और परंपरा के मूल आधार हैं। इस मायने में इस कलाकार का विद्रोही स्वरूप सृजन में नहीं, कला के विचार में भी दिखता है। इस बात की चिंता न करते हुए कि पश्चिम की आंधी में अनुकरण की कला सृष्टि को महत्व दिए जाने वाले समय में उनकी कला का क्या हश्र होगा, यामिनी राय ने लोक जीवन को अपनी कला का विषय बनाया। ऐसी कृतियों की सृजना की जिससे सही मायनों में भारतीय कला अपने जातीय लोक धर्मी स्वरूप में खेल उठी। 10 अप्रैल 1887 को बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियातोर गांव में जन्मे यामिनी राय का परिवार बड़ा समृद्ध था। उनके पिता राम रतन राय जाने माने जमींदार थे। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर पाने वाले यामिनी राय की कला में रुचि बचपन से ही थी। वे जो कुछ भी देखते उसकी प्रतिकृति बनाने लग जाते और घंटों उसमें खोए रहते। कला के प्रति ऐसी अभिरुचि देखकर उनके पिता ने उन दिनों के रौबदार पिताओं की तरह यामिनी को हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि शाबाशी दी और कलकत्ता के कला विद्यालय में उनका नामांकन करवा दिया। पर यामिनी राय का मन यहाँ आकर व्यथित होने लगा। उनकी निजता दरकने लगी। बचपन से ही वे अपनी स्थानीयता में पहचान खोजने वाले व्यक्ति बन चुके थे, पर यहाँ की कला शिक्षा पश्चिम की तकनीक और विचारों में आगे बढ़ती ही ना थी। इसका परिणाम यह हुआ कि यामिनी को यह शिक्षा ही अनावश्यक लगने लगी और उन्होंने डिप्लोमा लेने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। 1903 में जब वे कलकत्ता के कला विद्यालय में दाखिल हुए थे तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। डिप्लोमा लेने से पूर्व विद्यालय छोड़ने तक उनकी उम्र इतनी पक गई थी कि वह यह जानने समझने लगे थे कि उनकी कला को कैसा होना चाहिए। हालांकि आरंभ में उन्होंने पाश्चात्य शैली को अपनाकर यह देखने की कोशिश की कि वे इसमें किस हद तक नया कर पाते हैं। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी तकनीक में बहुत सी कृतियों की रचना की जिससे उन्हें यश और धन की प्राप्ति बहुत हुई। और फिर यामिनी राय ने कला गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर की निकटता से प्रेरित होकर पाश्चात्य तकनीक में काम किए थे, जिन कामों पर बंगाल शैली का प्रभाव स्पष्ट था। पर नई खोज के इस कलाकार को पश्चिम के प्रभाव से अर्जित कला दृष्टि में संतोष न हुआ। उनका मन बार बार एक ही तरह के विषय को बरतने और एक ही तरह की तकनीक को घिसते रहने से विद्रोह कर उठा। वे तो थे ही विद्रोही। बचपन से ही कुछ नया कर पाने की धुन में लगे रहने वाले यामिनी को अचानक एक ऐसा रास्ता दिखा जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल डाली। वह रास्ता था काली घाट के पटुआ कलाकारों से संपर्क का रास्ता। लोक जीवन, लोकाचार और लोक परंपराओं की गहरी समझ बनाने के क्रम में उन्होंने पटुआ कलाकारों के कामों को गंभीरता से देखना शुरू किया। उन्हें लगा कि यह शैली उनकी खोज को नया आकार दे सकती है। पटुआ कलाकारों की गाढ़ी रंग योजना तथा उनकी आकृतियों की लयात्मकता ने यामिनी को बेहद प्रभावित किया। उन्होंने अब तय कर लिया कि उनको लोक कला के इसी विन्यास को अपनी कला का आधार बनाना है और तब से वे अपनी नई सर्जना में डूब गए। उन्होंने संथालों के जीवन का गहरा अध्ययन किया, लोक कलाकारों को नज़दीक से देखा, परंपरा में रची बसी सांस्कृतिक अस्मिताओं की छवियों से नाता जोड़ा और तय कर लिया कि वे अपनी कला को जीवन की कला बनाएंगे।
जिसमें अपने देश की मिट्टी की गंध होगी, तो लोक का स्पंदित जीवन भी होगा। यह अकारण नहीं है कि संथालों का उन्मुक्त जीवन ग्राम्य पर्व त्योहार, गुड़िया, खिलौने, रासलीला के चरित्रों की मुद्राएं, पोशाक तथा यामिनी की कला के उपादान हैं। इसके पीछे उनका स्पष्ट दर्शन है, उस कला का दर्शन जिसमें लोक की महती भूमिका है। कला को अभिजन बना देने वाली अवधारणा का प्रतिकार करने वाले यामिनी ने जहां यूरोपीय तकनीक को नकारा, वहीं दृश्य में व्याप्त कला से दूरी बनाई, क्योंकि उसमें लोक की गंध ना थी। 1921 से अपनी नई भूमिका के साथ यामिनी राय ने जिस नूतन कला धारा का प्रणयन किया, उसमें भारतीय सांस्कृतिक जीवंत हो उठी। बंगाल का लोक जीवन अपनी समग्रता में प्रकट होकर यामिनी राय की कला को एक नई पहचान अगर दे पाया, तो उसमें स्वयं यामिनी की लोकग्राही प्रतिभा का योग सबसे अधिक है। अलंकारिकता, विशुद्ध रंगों के प्रयोग, रेखाओं की सुदृढ़ता तथा लयात्मकता के साथ लोक जीवन के वैविध्य ने इस कला को जन जन तक पहुंचा दिया। इसमें जीवन का वैराग, भक्ति, संघर्ष, उत्सव, सपनों की एक ऐसी रंगारंग प्रस्तुति हुई जैसी पहले कभी ना हुई थी। अपने रूप, विधान की आधुनिकता तथा विशुद्ध देशज अनुभूतियों के कारण कलाविदों की दृष्टि में यामिनी राय ऐसी विशिष्ट कलाकार की कोटि में आ गए थे, जिनकी कला आधुनिकता के साथ परंपरा के पोषण में लगी थी। पर जैसा कि अपने यहाँ होता ही है कि उन्हें अनेक कलाविदों, कलाकारों के को का भजन भी बनना पड़ा, जिनकी नज़र में उनका काम किसी खास महत्व का अधिकारी नहीं था। इस कलाकार को मान्यता और प्रतिष्ठा बहुत बाद में मिली, जब संघर्ष की इंतहा हो गई और अंतर्राष्ट्रीय कला जगत ने इस कला संसार की विशिष्टता की भरपूर प्रशंसा की। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पश्चिमी पद्धति को छोड़ देने के बाद लोक कला की इस साधना ने उनकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी। हालत यह हो गई कि कई कई रातें बिना भोजन के बीत जाती थीं। नए कामों को महत्वहीन मानकर कला बिरादरी ने उनका बेहद अपमान भी किया। यामिनी राय के स्वाभिमानी व्यक्तित्व ने अपमान और यंत्रणा को चुपचाप सहा और सिर्फ अपनी साधना को महत्व दिया। न कहीं कुछ कहना, न बचाव में कोई तर्क देना उन्हें गंवारा था, न अपने कामों का प्रचार करना उन्हें सुहाता था। स्वास्थ्य भी उनका साथ न देता था, इसलिए वह कलकत्ता से बाहर न जाते और न बाहर कहीं प्रदर्शनियों के बारे में सोचते। भला हो कुछ अंतर्राष्ट्रीय कलाविदों का, जिन्होंने उनके कामों को बारीकी से समझा और 1953 में न्यूयॉर्क की ACA कला दीर्घा में उनकी कृतियों की एक प्रदर्शनी की पहल की। इस प्रदर्शनी के बाद दृश्य अचानक बदल गया। पूरी दुनिया में उनकी कृतियों की वाहवाही होने लगी। तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी कला पर एक विशेषांक प्रकाशित किया और उन्हें महानतम भारतीय कलाकार के रूप में रेखांकित किया। इस पत्र में स्पष्टता से घोषणा की गई कि केवल यामिनी राय की कृतियों में पेरिस की छाप नहीं है, उनमें मौलिकता और ताजगी है जो विशुद्ध भारतीय है। इस प्रदर्शनी के बाद 1956 में वेनिस में लगी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनकी कृतियां प्रदर्शित हुईं और इसके बाद पूरे यूरोप में यामिनी राय की कला की मौलिकता, स्थानीय तत्वों की गहरी समझ, रंगों की स्वाभाविकता तथा सांस्कृतिकता की भरपूर प्रशंसा हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बाद यामिनी राय रातों रात वैश्विक कलाकार बन गए और भारतीय कला जगत का दुराग्रह टूट गया। यामिनी राय को जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, वह उनके विशुद्ध भारतीय प्रयोगों के कारण मिली। यह कोई सामान्य बात न थी कि यामिनी ने अपने समय के कला प्रवाह के समानांतर एक समानांतर कला धारा निर्मित करने का खतरा उठाया और लोक कला के पारंपरिक अभिप्रायों को नए संदर्भों में बरतने का संकल्प लिया। उस दौर के प्रचलित कला विधानों से अलग यामिनी की कला के अभिप्राय विशुद्ध रंग व्यवहार का टटकापन, अनुभूतियों की जीवंत अभिव्यक्ति
सहित अनेक ऐसे तत्व थे जो सहज ही आकर्षित करते थे। इस कला में भारतीय आत्मा की पुकार थी, भारतीय जन को अभिव्यक्ति करती। इस कला में लोक जीवन का राग रंग तो था ही, उसका संघर्ष भी था और आध्यात्मिकता का बोध भी। यही कारण है कि इस कला को भारतीय सांस्कृतिक जीवन की कला मानते हुए कई कलाविदों ने यह कहा कि लोक को उसकी विशिष्टताओं सहित अंकित कर यामिनी राय ने कला सृजन के नए प्रेरक का भी काम किया। उन्होंने अपने कामों से यह संदेश देने की कोशिश की कि सच्ची कला कलाकार की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति तो होती ही है, उसके परिवेश की भी देन होती है। कहना ना होगा कि यामिनी राय की कला का बंगाल के कला सृजन पर बहुत प्रभाव पड़ा और कई पीढ़ियों के कलाकारों ने इस प्रवृत्ति को विकसित करने की सफल चेष्टा की। असल बात यह है कि यामिनी राय लोक कलाकार न थे, पर लोक कला और उसके जीवन को अपनी कला का उपजीव बनाकर इस कलाकार ने न केवल कला की जातीयता की रक्षा की, वरन उसकी स्वाभाविक मार्ग का बोध कराया। कला किस तरह जन जन तक पहुंच सकती है, कला कैसे जीवन के लोकाचारों में शामिल हो सकती है और कैसे वह देश की अस्मिता की अभिव्यक्ति बन सकती है, यह यामिनी राय की कला अपने पूरे विन्यास में बताती है। अनेक कलाविदों ने यामिनी राय की कला की विशेषताएं बताई हैं। इनमें सोहरावर्दी मानते हैं कि यामिनी राय ने पिकासो के ग्रीक पीरियड जैसी रेखाओं की शास्त्रीय शुद्धता को अपनाकर लोक कला की विरासत को रूपांतरित किया तथा इकहरे रंग की रेखाओं के प्रयोग और अन्य अनेक आकर्षक विधियों को अपनाकर उसे समृद्ध कर महत्वपूर्ण कार्य किया। कुछ लोग इनकी कृतियों में रोनाल्ड की रेखाएं तथा मोदिग्लियानी की प्रत्यादर्शी प्रवृत्तियों को देखते हैं। यह सब देखने के पीछे आलोचकों की मान्यता यही है कि यामिनी राय लोक कला के अभिप्रायों को अभिव्यक्त करने के कारण ही लोक कलाकार नहीं हो जाते। वे तो आधुनिक कला की तकनीक में सर्वथा दक्ष ऐसे कलाकार हैं जो लोक को अपना आधार ही बनाते हैं, पर उसे आधुनिक कला की संरचना में ढालकर उसे बड़ा अर्थ प्रदान करते हैं। इसलिए इस महान कलाकार को लोक कलाकार कह देना बेवकूफ़ी होगी। यामिनी राय की कला के विकास के साथ साथ उसके मर्म को इस दृष्टि से समझना मुश्किल होगा, क्योंकि कला में आधुनिकता और लोक परंपरा का ऐसा मणिकांचन योग जिसमें उस दौर की आधुनिकतम दृष्टियों का बेहद सफल प्रयोग हुआ है। अब आइए जानते हैं यामिनी राय की कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ। इनमें है संथाल महिला, माँ और शिशु, कृषक, तीन पुजारिने, बैठी हुई महिला, संथाल बाला, नीला बालक, प्रार्थना, बाउल साधु, बिल्ली और झींगा, रामायण, कृष्णलीला, ईसा, महिलाएं, ढोल वादन, रथ यात्रा, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और गांधी, राम भक्त हनुमान, दिल्ली, तीन योद्धा जैसी अनेकों कृतियां शामिल हैं। इस कलाकार ने अनेक अमर कृतियों की रचना की और उसकी विशिष्टता से समूचे जगत को चकित कर डाला। अकेले इस कलाकार ने भारतीय पशुओं के जितने रेखांकन किए हैं उतना किसी भी दूसरे कलाकार ने नहीं किया है। कागज पर काली रेखाओं से बनी पशु आकृतियां भी अपनी सबलता और गतिमयता के कारण हमें सहज ही आकृष्ट करती हैं। यामिनी राय की रेखाएं बड़ी ताकतवर होती थीं और रंग प्रयोग में वे विलक्षण थे। यही कारण है कि फ्रांसीसी कला समीक्षक हार्वे मेस्सिया ने उन्हें महान कलाकारों की श्रेणी में रखते हुए उनकी तुलना मातिस से की थी। यूरोप के कई समीक्षकों ने उन्हें भारतीय कला का पैगंबर कहा था। कुछ ने तो उनकी उत्कट कला प्रतिभा को देखते हुए उनकी तुलना सेंजा से की और उन्हें पिकासो जैसी रेखा गति का कलाकार ठहराया। यह विदित ही है कि यामिनी राय स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अपनी प्रदर्शनी कलकत्ता से बाहर नहीं लगाते थे। बाग बाजार स्थित अपने घर में ही अपनी कृतियों को प्रदर्शित कर उन्हें संतोष होता था। उनकी कला के प्रशंसकों में महात्मा गांधी भी थे, जिन्होंने बाग बाजार में बहुत देर तक उनकी कृतियों को देखा था और कहा था कि यामिनी राय भारत के विशुद्ध राष्ट्रवादी कलाकार हैं।
कला को देशज तत्वों से समृद्ध कर उसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देने के कारण यामिनी राय का निश्चय ही बहुत महत्व है, जिनसे अनेक कलाकारों ने प्रेरणा लेकर इस परंपरा को समृद्ध किया। इस कला परंपरा ने कला की मुख्य धारा को भी बहुत प्रभावित किया। यह ध्यान देने की बात है कि यदि यामिनी राय न होती तो कला में न तो देशज तत्वों का प्रवेश होता और न ही कलाकार अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्थानीय लोक कला परंपराओं की ओर मुड़ते। यह यामिनी राय की कला का ही प्रभाव था कि कला गांव कस्बों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित हो सकी। यह महत्व कार्य करते हुए यामिनी राय को बंगाल शैली के चित्रकारों सहित बंबई आदि के कलाकारों के बहुत सारे विरोध झेलने पड़े थे, पर इस कलाकार ने हार नहीं मानी थी। यामिनी राय की कृतियों की मांग बहुत थी, जिसकी आपूर्ति उनके लिए हमेशा मुश्किलों भरी रही। इस मूर्धन्य कलाकार का अंतिम समय अस्वस्थता में बीता और 85 वर्ष की उम्र में उनका देहांत 24 अप्रैल 1972 को हो गया। लंबी कला साधना करने वाले इस महानतम कलाकार की भौतिक उपस्थिति चाहे न रही हो, पर अपनी कृतियों के जरिए यामिनी राय भारतीय कला में अपनी नवोन्मेषी प्रतिभा और नवाचार के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके निधन के बाद सुनील माधव सेन, शीला आडेर, ए.पी. राजू, के श्रीनिवासुलु आदि कलाकारों ने अपनी कला में लोक परंपरा के अभिप्रायों की अभिव्यक्ति कर यामिनी राय की परंपरा को विकसित किया। यामिनी राय को भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। अनेक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया था। अपनी अस्वस्थता के कारण वे हमेशा कलकत्ता के बाग बाजार स्थित अपने घर में रहे और कृतियों की प्रदर्शनी भी वहीं पर लगाई। दुनिया भर से आमंत्रण मिलने के बावजूद वे कहीं न जा सके। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा और ललित कला एकेडमी के संग्रहों सहित यामिनी राय की कृतियां देश और दुनिया में अनेक संग्राहकों के पास हैं और जन जन के बीच लोकप्रिय समादूत भी। ऐसा कलाकार अपनी अनूठी सर्जना में हमेशा जिंदा रहता है, उसकी मौत कभी नहीं होती। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए कलाकार के साथ। नमस्कार।